हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 9th के PYQ के अंदर किसी ने कमेंट में लिखा था कि ये बहुत टफ नहीं हो गया सडनली, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वाई इट फील्स लाइक दैट बिकॉज क्लास 9-10th में हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली यूपीएससी के सवाल बेसिक्स पे नहीं, बेसिक्स के ऊपर बिल्ड होकर आते हैं। सो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर आपने सिर्फ क्लास 9th और 10th पढ़ा है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है, तो यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस अ लिटिल टफ। बट जब हम क्लास 11th और 12th पढ़ेंगे और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्डअप करेंगे, सो you will find these questions much easier. And the reason why we are bringing these questions here, क्योंकि हम वो सेम चीज़ देखो 9th में भी पढ़ते हैं और 10th में भी पढ़ते हैं, बट हम उन्हें 10th क्लास के PYQ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस क्वेश्चन का जो बेसिक टॉपिक है वो यहाँ पढ़ाया गया है। That's why. So I can understand कि क्यों ऐसा जंप फील हो रहा है, but stay with us, complete the foundation from 9th to 12th and then you will not find these questions as difficult. And obviously UPSC is not going to ask a direct question from NCERT. NCERT में तो हम बस बेसिक्स ही समझते हैं। So let's get started. एक और सजेशन आया था कि मैम प्लीज़ कीप इट बायलिंगुअल, सो आई विल ट्राई टू कीप इट बायलिंगुअल इन दिस क्लास। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे बात करूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम पहले उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद UNDP सपोर्ट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। है ना, तो इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमें देखना है और ये कोड दिए हुए नीचे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? बेसिकली हमने देखा है जब तक अभी तक हम पॉवर्टी की जब भी बात कर रहे थे, सो वी वर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी लाइन, कि भाई लोग या तो हम बात करते हैं कितना वो अर्न करते हैं पर डे में, और या तो हम बात करते हैं कैलोरी में। ठीक है, कि भाई अगर आप 800 रुपये रूरल एरिया में और 1000 रुपये अर्बन एरिया में कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं या पॉवर्टी लाइन पे हैं, या आपको इतनी कैलोरीज पर डे मिल रही है, तो यू आर कंसिडर्ड वेदर अंडर द पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है ना, वो क्या कहती है कि पॉवर्टी सिर्फ 2 स्क्वायर मील्स खाना या रोटी और कितना आप कमा रहे हो सिर्फ उसमें नहीं होती, उससे बढ़कर होती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कहा जाता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलती है, अगर इवन दो अगर हमारा पेट भर रहा है और हम 800 रुपये कमा रहे हैं, 1000 रुपये कमा रहे हैं, फिर भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे पहुंच से बहुत दूर है और वो हमें गरीब बनाता है। तो उसमें 3 मेन चीज़ें होती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, ये उनको मिलनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इसमें पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, असेट्स मीन्स बीइंग एबल टू ओन समथिंग, है ना। एजुकेशन इज शिक्षा, हेल्थ, असेट मतलब कुछ ऐसा कुछ होना उनके पास कि वो बोल सके ये हमारा है, लाइक लैंड और एनी असेट। सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, ठीक है, हाउस होल्ड लेवल पर वो सर्विसेज और एसेट्स ले सके, मीन्स क्या, वो घर बना सके, घर में होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें जो सर्विसेज और गुड्स लगते हैं, जैसे कि छोटा मोटा फर्नीचर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो ले सके। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली करेक्ट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिल्कुल बोलती है कि ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल। परचेजिंग पावर मीन्स कि आप कितना हद तक क्या क्या खरीद सकते हो, आपका परचेजिंग पावर क्या है, वो भी नेशनल लेवल पर। तो अब ये नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नेशनल लेवल पर मतलब ऑल द पीपल, राइट, और उस पर दैट्स नॉट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। दे आर टॉकिंग अबाउट एट अ पर्सनल लेवल, नॉट नेशनल लेवल। सेम एक्सटेंड ऑफ बजट डेफिसिट, कि भाई बजट जो है कंट्री का उसमें कितना डेफिसिट है एट द नेशनल लेवल, एंड GDP ग्रोथ रेट। अगेन GDP ग्रोथ रेट आपको नहीं बताएगा क्योंकि अगर एक कंट्री हो सकता है बहुत उसका GDP ग्रोथ रेट बढ़िया हो, लेकिन उसमें फिर भी गरीब लोग हो सकते हैं, राइट। सो क्लियरली नॉट दिस, सो द आंसर वुड बी ओनली 1, A।
आप पॉज करके यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज ए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो बात करता है डेप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, असेट्स एंड सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल. इनके साथ मतलब कैलोरीज और अर्निंग के साथ साथ कि आपको 2 स्क्वायर मील रोटी मिल रही है, साथ में आप मिनिमम आपको काम करने के लिए कुछ मिल रहा है, उसके अलावा ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हो ये नहीं है तो आप स्टिल कंसिडर किए जाएंगे अंडर द पॉवर्टी लाइन. Now, next chapter is sectors of Indian economy. The reason why sectors of Indian economy और development में questions कम हैं is because we are talking about the same topics that we have read in class 9th, right? तो इसलिए उन questions को class 9 के PYQ में हमने cover कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा basics ही पढ़ाया जाता है इन 2 chapters में, इसलिए you will not find a lot many questions. So, the next question is a decrease in tax to GDP ratio. ठीक है, डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग. करेक्ट द मतलब सिलेक्ट द करेक्ट और कोड. ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है वो इन दोनों में से कौन सा सही है, और कोड ये दिए हुए हैं, या तो एक सही है, दोनों सही है, सॉरी फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है. ठीक है, तो क्या होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो? टैक्स इज द अमाउंट ऑफ मनी that is charged by the government on the earning of people, right? लोग जो पैसा कमाते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में पैदा होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक परसेंटेज टैक्स लगाता है, जो कि पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए, और उसे टैक्स कहा जाता है. जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी उतनी ज़्यादा टैक्स होगा, राइट? मतलब हमने देखा है कि जैसे जैसे आप टैक्स ब्रैकेट्स के बारे में आपको पता होगा कि देयर आर पीपल जिनकी इनकम इस पॉइंट से कम है तो वो टैक्स नहीं देते हैं, फिर इस पॉइंट से 1 लाख से 2 लाख है तो वो इतना टैक्स देते हैं, एंड सो ऑन, राइट? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स बढ़ता आता है. उसके अलावा भी हम चीज़ों पे टैक्स देते हैं, असेट्स पे टैक्स देते हैं, रोड टैक्स दिया जाता है, हाउस टैक्स एंड सो ऑन. हर चीज़ जो हम खरीदते हैं उसमें टैक्स कटता है, राइट? दैट्स द अमाउंट ऑफ मनी वी पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? एंड जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट्स द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड इन एन इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी में दिए गए समय में, या 1 साल, एक एनुअल फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, वस्तु और सेवाओं का, उस 1 साल में, उसे हम जीडीपी बोलते हैं. तो इसका जो रेशो होता है वो हमें क्या बताता है? अगर जीडीपी ज्यादा है तो टैक्स भी गवर्नमेंट के पास ज्यादा होगा, राइट? अगर जीडीपी लो है तो टैक्स भी लो होगा. मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. द हायर द जीडीपी द मोर द टैक्स, राइट? तो वो क्या बोल रहा है कि अ डिक्रीज इन टैक्स जीडीपी रेशियो, इनमें अगर डिक्रीज हो रहा है, जीडीपी कम हो रहा है और टैक्स भी कम हो रहा है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? पहला है स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है. यस, ऑब्वियसली अगर जीडीपी कम हो रहा है तो ग्रोथ कम होगी. लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, ये क्या बता रहा है कि नेशनल इनकम जो है, जो वो कम लोगों में, मतलब कि अगर कम कंट्री में ग्रोथ हो रहा है तो लोग कम टैक्स देंगे, राइट? पर अगर इस डिस्टेंस हो रहा है, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कमा रहे, तो भी टैक्स गिरेगा, राइट? तो हेंस व्हाट इट सेइंग, क्या ये हमें शो करता है कि नेशन की जो इनकम है वो लेस इक्विटेबल है. मींस कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है. सो आई फील लाइक द आंसर वुड बी सी. लेट्स सी. तो दोनों ही हाँ है. आप पॉज करके यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं. Let's move on. The term national income refers to, national income refers to what? हमने ये पढ़ा था क्लास 10th के इस चैप्टर में कि नेशनल इनकम क्या होती है, कि पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट पूरा देश, पूरी इकोनॉमी कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू पे माइनस द डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स और कैपिटल. ठीक है, कि जो उन्होंने अर्न किया है, कैपिटल बनाई है, जो उन्होंने चीज़ें, मशीनरी जो भी खरीदा है ओवर दिस पीरियड, उसमें जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, यूज़ हो रही हैं चीज़ें और उनकी वैल्यू कम हो रही है, उसको माइनस कर दो
तो वो आपको नेशनल इनकम बताता है, क्योंकि हमने इतना कमाया। आप नेशनल इनकम को अपनी इनकम से भी कंपेयर करके समझ सकते हैं कि आप अगर मान लो इस साल आपने 5 लाख रुपए कमाए हैं, तो आपके घर की जैसे कुछ एसेट्स होंगी जो आपने यूज़ करी है, जैसे कपड़े हो गए, गाड़ी हो गई जिसमें आप पेट्रोल भरवा के ऑफिस तक जाते हो, या स्टेशनरी हो गई, सो ऑन, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये चीज़ें आपने खरीदी, राइट। तो आपकी इनकम विल बी व्हाट, दीज थिंग्स माइनस वॉट एवर खर्चा यू हैव डन, है ना। तो वैसे ही नेशनल इनकम भी यही है, सारे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू माइनस जो डेप्रिसिएशन हुआ है, जो खर्चा हुआ है, जो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट, ए इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड इज अगेन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये कॉमन है, माइनस डेप्रिसिएशन ये भी कॉमन है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि नेशनल इनकम में ना जो बॉर्डर के इनसाइड है, उस प्रोडक्शन, जो इकोनॉमी है नेशन की, उसमें जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, बाहर से वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सब्सिडीज प्लस नहीं होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों आएगा इसमें, क्योंकि टैक्स हम ऑलरेडी मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, तो देन इट्स नॉट नीडेड। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस नेट फैक्टर, अच्छा इसमें माइनस डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, राइट। ओके, यू कैन पॉज एंड रीड द आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेक्टर। हमने 3 सेक्टर पढ़े थे। प्राइमरी, इसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर, राइट, जितने भी, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। टर्शरी में है सर्विस। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, R&D इज बेसिकली जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइंडिंग समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट येट, राइट। जैसे दवाइयों का रिसर्च और डेवलपमेंट हो गया, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन, एरोस्पेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर कंपनी का पार्ट होता है जब वो नई चीज़ों पे पैसे लगाती, नई चीज़ें खोजने के लिए। सो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हु वर्क टुगेदर टू क्रिएट न्यू थिंग्स, राइट। अब प्रॉब्लम ये है इस सर्विस के साथ में, ये सर्विस है, बट it's not the kind of service we are talking in the tertiary sector, which is what, banking, education, tourism. So it is a kind of a service, but not in the tertiary sector that we talk about. There is another, actually technically there are 5 sectors. We have only studied about the first 3. We have not studied about the 4th and 5th one. We will study it in the next lecture. एंड नेक्स्ट लेक्चर इज इन 11th क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो 4th है क्वेटनरी सेक्शन, इसमें हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना, क्योंकि द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्विस सेक्टर एंड दिस सर्विस इज हमको उससे पलट के क्या मिल रहा है और कितने टाइम पे मिल रहा है। क्योंकि देखो सर्विसेज जो होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, उसी वक्त जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हो बैंक पैसा कमाती है। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, वो एक दिन में नहीं हो सकता है, राइट। और आपको ये भी नहीं पता है कि उसका कुछ एक्चुअली आउटकम होगा भी या नहीं, राइट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्चुअली आता है एक अलग सेक्टर में। वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। फॉर नाउ यू कैन पॉज एंड रीड द डेफिनेशन। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो होती है सारी, दोज कंसल्टेंसीज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सब इस सेक्टर में आता है। मुझे कमेंट में बताओ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th सेक्टर। वील स्टडी अबाउट इट, बट अगर आपको पता है तो मुझे जरूर लिख के बताइए। मनी एंड क्रेडिट, अब उसमें देखते हैं क्या सवाल है। सबसे पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, ओके, इट्स गोइंग इनटू हाइपोथेटिकल। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, ओके, वो कह रहा है कि किसी भी गुड का, किसी भी चीज का मार्केट का डिमांड इंक्रीज हो सकता है इफ, ये 3-4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट और आर करेक्ट।
तो इनमें से कोई भी करेक्ट हो सकते हैं, कोई भी रॉन्ग हो सकते हैं. दीज आर द कोड्स गिवन. सो लेट्स गो वन बाय वन. हमें पता है कि डिमांड, सप्लाई और प्राइस में रिलेशनशिप कैसे है. अगर सब कुछ ये रहे, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ती है और उसका सप्लाई सेम है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. ये पता है हमें, राइट. किसी चीज की अगर सप्लाई, डिमांड गिर जाती है और सप्लाई कांस्टेंट है तो उसकी प्राइस भी गिर जाएगी, है ना. एंड सो ऑन. वी नो ऑल्सो कि अगर मान लो कि किसी चीज की प्राइस जो है वो बढ़ गई एकदम से और उसकी सप्लाई नॉर्मल है तो उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी. द रिलेशनशिप बिटवीन इट लाइक इज लाइक दिस, अपोजिट. डिमांड और प्राइस के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है. तो नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस विल गो इनटू दिस कि अगर मार्केट डिमांड किसी चीज की इंक्रीज होगी अगर प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. सब्सटीट्यूट क्या होता है? सब्सटीट्यूट इज थिंग्स दैट आर सिमिलर, things that are of the same germ. Like for example, चावल अलग अलग टाइप के, बासमती, सोना मसूरी एंड सो ऑन. या फिर आप ले सकते हो बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो होता है इसका इज टी एंड कॉफ़ी, राइट. टी एंड कॉफ़ी यू कैन से आर सप्लीमेंट्री. अगर बेसिकली इसका ये मतलब है कि अगर लोगों को कोई एक चीज़, दोनों में कैफीन है तो कभी अगर एक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दूसरा उसको सब्सटीट्यूट कर लेता है, इसलिए उसे सब्सटीट्यूट कहा जाता है. तो किसी भी चीज़ की, किसी भी गुड की मार्केट डिमांड इंक्रीज होगी अगर उसके सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो आंसर इज यस, राइट. अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉफ़ी और टी ले लें, अगर कॉफ़ी की डिमांड, अगर उसके सब्सटीट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग जो कॉफ़ी पीते थे वो चाय पीने लगेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी. ओके. सो प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेस. कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री वो चीज़ें होती है जो साथ में बेसिकली यूज़ की जाती है. कोई भी दो चीज़ें ऐसी जो एक अकेली यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक. ओके, पेन नहीं है तो इंक का क्या करोगे, इंक नहीं है तो पेन का क्या करोगे. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो क्या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी? नो. अगर इंक की प्राइस बढ़ जाए तो पेन की डिमांड थोड़ी ना बढ़ेगी, पेन की डिमांड तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि इंक महंगी हो गई है. तो सेकेंड वन इज रॉन्ग. सॉरी, सेकेंड वन इज रॉन्ग. द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज. अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो और अच्छी चीज़ें खरीदने की कोशिश करेगा ना. तो अगर वो गुड इन्फीरियर है तो उसकी डिमांड थोड़ी ना बढ़ेगी, उसकी डिमांड तो घट जाएगी, राइट. इफ़ यू हैव मोर मनी यू वुड बाय अ बेटर गुड, राइट. आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ खरीदने की कोशिश करोगे. तो ये थर्ड वाला भी रहा. इट्स प्राइस फॉल्स. अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. सो यस, फोर्थ वन सीम्स टू बी राइट. तो इसका सही स्टेटमेंट होगा 1 and 4, राइट. सो इट शुड बी A. You can pause here and you can read about these statements in detail. Next question. A rise in the general level of prices may be caused by. अगर general level of price में rise है, increment है, price बढ़ रहे हैं, right? P is price is increasing. और अगर supply same रहा तो demand will be decreasing, right? So a rise in the general level of prices may be caused by an increase in the money supply. अगर money supply increase हो रहा है तो क्या it will cause the prices of things to go up? Yes, because increase in money supply means inflation. And inflation जब होता है तो prices increase होते हैं. A decrease in the aggregate level of output. Aggregate level of output means what? कि जो टोटल चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है एक इकोनॉमी में उसका लेवल गिर जाना. अगर उसका लेवल गिर जाता है, अगेन सेम चीज़ होती है, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ते हैं. तो सेकंड भी सही लग रहा है. एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड. अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है. तो थर्ड वाला भी सही लग रहा है. तो आई थिंक इट शुड बी D. 1 2 3
तीनों ही सही लग रहे हैं, राइट। अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन हो रहा है, एग्रीगेट आउटपुट कम हो रहा है तो भी इन्फ्लेशन होगा, आउटपुट कम हो रहा है तो भी चीजों के प्राइस बढ़ते हैं, और डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइस बढ़ेगा ही। D 1, 2 and 3, all three of these statements are correct. You can pause here and read more about it. Which of the measures would result in the increase of money supply? इनमें से कौन सी चीजें would increase money supply in the economy? एक इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई, जो पैसा कंटिन्यूसली घूमता रहता है मार्केट में, वो इंक्रीज होएगा कब, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अच्छा, अब पब्लिक सिक्योरिटी मतलब ये सिक्योरिटीज क्या होती है? दीज आर बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के पास होती है, जो लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। इट्स लाइक इन्वेस्टिंग मनी इन द गवर्नमेंट। तो अब ये क्या बोल रहा है, अगर पब्लिक परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक, लोगों के पास जो बॉन्ड है उसको अगर सेंट्रल बैंक खरीद ले तो क्या उससे पैसा बढ़ेगा? जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है तो वो लोगों से पैसा ले लेती है, उसके बदले इंटरेस्ट देती है, राइट। तो अगर सेंट्रल बैंक खरीद लेता है तो सेंट्रल बैंक के अंदर जो पैसा है, जो कमर्शियल बैंक्स है उसमें जो पैसा है वो इंक्रीज होगा, राइट। अगर वापस ले लेती है तो दैट शुड इंक्रीज, इट शुड इंक्रीज द मॉनेटरी सप्लाई। बेसिकली हमें यह जानना है कि बैंक के पास ज्यादा पैसा है, अगर बैंक के पास और पैसा आ रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि बैंक उसको क्या करेगी, उसको देने की कोशिश करेगी। यहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, लोगों से उनकी बॉन्ड ले ली है, उनको पैसे वापस कर दिए हैं, राइट। तो इन दिस केस इट विल इंक्रीज। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक अगर डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक में पैसा, करेंसी, तो क्या उससे फ्लो बढ़ेगा? नो, बिकॉज फ्लो जो होता है बैंक का सिस्टम का, वो ऐसा होता है कि लोग डालते हैं निकालते, करेंसी जो है वो मूव होती रहती है पर सेम अमाउंट ही चलता रहता है, तो इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो दिस विल नॉट इंक्रीज द करेंसी फ्लो। ठीक है, मनी का सप्लाई मार्केट में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो ये पैसा अगर आप डिपॉजिट करते हो तो वही बैंक यूज करती है उसको। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से पैसे ले लेती है तो क्या होगा? अब सेंट्रल बैंक से जब भी गवर्नमेंट पैसे लेती है तो उसका क्या करती है, वो देगी ही ना, किसी को यूज करने के लिए ही लेती है, तो दिस विल इंक्रीज द करेंसी, द मनी सप्लाई। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक पब्लिक को सेल करती है सिक्योरिटीज, मींस वो पैसे वापस उनसे पैसे ले रही है और उनको सिक्योरिटी मतलब उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दे रही है, तो अब वो मार्केट में से पैसा हटा रही है, सो दिस वुड बी रॉन्ग। बेसिकली सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज में ऐसा होता है कि लोग गवर्नमेंट से बॉन्ड्स खरीदते हैं और उस बॉन्ड्स के बदले वो उन्हें गवर्नमेंट लिख के देती है पेपर में कि हाँ हमारे पास तुम्हारे इतने करोड़ रुपए हैं, इस पे हम आपको इतना ब्याज देंगे और इससे इस समय के बीच में आप इसको निकाल सकते हो या इसके बाद निकाल सकते हो, व्हाटएवर। तो उसमें क्या होता है, जो लोगों की एक्स्ट्रा इनकम होती है ना, वो गवर्नमेंट ले रही है और उसको अपने पास रख रही है, सो दिस इज रिमूविंग इट फ्रॉम द सप्लाई। वो पैसे को सप्लाई चेन में से निकाल लिया जा रहा है, और जब गवर्नमेंट उसको वापस सेल कर रही है तो वो पैसा उनको वापस दे रही है, राइट। सो दैट मीन्स इट्स अगेन गेटिंग इनटू द सप्लाई। So the answer is C, 1 and 3. तो जब 3 तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे हो गया? सॉरी, आई रेड फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, डिड नॉट रीड द थर्ड। सो सबसे पहला तो है परचेजिंग पावर, फिर डिपॉजिट, अब बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, जब सेंट्रल बैंक, हाँ नहीं हमने पढ़ा ना, सेंट्रल बैंक जब गवर्नमेंट से लेती है, तो सेंट्रल बैंक जब गवर्नमेंट जब सेंट्रल बैंक से ले रही है तो क्या करेगी, वो लोगों को ही देगी, तो दैट मीन्स इट विल इंक्रीज, राइट। वी डिड रीड दैट, सॉरी। सो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब भी सेंट्रल बैंक पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेती है तब पैसा बढ़ता है, और जब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से पैसे लेती है कुछ काम के लिए तब मनी सप्लाई बढ़ता है। आप पॉज करके यू कैन रीड अबाउट इट।
if you withdraw 1 lakh rupees in cash from your demand deposit account in your bank, the immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be, वो क्या बोल रहा है कि अगर आप कल गए बैंक में और उसने आपके अकाउंट में है 5 लाख रुपए और आप गए, आपने बोला मुझे ना बहुत बहुत ज़रूरी में 1 लाख रुपए चाहिए, दे दो अभी, तो बैंक ने आपको निकाल के दे दिए। अब इसका टोटल जो मनी है इकोनॉमी में उस पर क्या असर पड़ता है? क्या उसका एग्रीगेट जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, क्या वो रिड्यूस हो जाएगा 1 लाख से, इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख से, और इट विल इंक्रीज बाय मोर देन 1 लाख, और इट विल बी अनचेंज। अब देखो क्या होता है, हमने ये चीज पढ़ी है कि जब भी जितना भी पैसा हम लगाते हैं बैंक में रखते हैं उसका 15% जो होता है ना वो लिक्विड बैंक्स रखती हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी विड्रॉल, राइट। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं? ये आपके होते हैं एक तो सेविंग्स अकाउंट और आपके करंट अकाउंट, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है? इसके अपोजिट होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, राइट। उसमें क्या होता है, आप एक फिक्स अमाउंट तक पैसा नहीं निकाल सकते हो, एक फिक्स टाइम तक पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो बैंक्स क्या करती है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का जो पैसा है उसको रखती है एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल द मनी, सो दैट इन केस समबडी वांट्स टू विड्रॉ। तो अगर आप उसमें से 1 लाख रुपए निकालते हो तो आप क्या करोगे? उसको जाके किसी को दे दोगे, वो वापस जाके बैंक में जमा कर देगा और वो वही मनी सर्कल करता रहेगा। डिड इट चेंज? डिड इट इंक्रीज और डिक्रीज? नो। सो देन it will not reduce, it will not increase, it will not increase, it will remain unchanged, because सिर्फ आपने उसमें से पैसे निकाले हैं और उसको यूज किया है तो उसमें एग्रीगेट मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया है, वो वही पैसा है जो घूम रहा था, वो अभी भी घूम रहा है। ओके, हाँ, you can pause and read. The correct answer is D, that you withdrawing money would not change the value of money, the amount of money in the economy, क्योंकि ये अनचेंज रहती है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता है, टोटल करेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। Which of the following can aid in furthering the government's objective of inclusive growth? Inclusive growth क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया है कि जो ये सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज या मनी क्रेडिट की सर्विसेज हैं, ये सबको मिले, ठीक है। जैसे अगर आप आज बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए तो आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा, आपकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाएगी, क्या आपने पहले कुछ लिया था, आपकी बैंक सैलरी स्लिप देखी जाएगी, एंड दे विल डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। बट एट द सेम टाइम व्हेन से a person who owns a big factory, maybe like Haldiram or Tata, if these kind of people go to the bank and ask for पैसा, उनको बहुत फटाक से मिल जाएगा, because they have a lot of asset, whereas you and me we will have some hurdles, but हमें भी मिल जाएगा। but वहीं एक कोई गरीब इंसान जो गांव में रहता है sorry, वहीं अगर कोई एक इंसान है जो गांव में रहता है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके पास कोई लैंड नहीं है, कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको बैंक से पैसा लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कोई अमीर इंसान और कोई मिडिल क्लास इंसान जो होगा ना, वो फिर भी बैंक से लोन लेके और कुछ नया स्टार्ट कर सकता है, अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। लेकिन एक गरीब इंसान जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो हमेशा ही गरीब रहेगा, बिकॉज कोई बैंक उसको लोन नहीं देगी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ इज जब कंट्री के सारे लोग, चाहे आप अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, आपको ये सब जो बोलते हैं ना बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज अवेलेबल हो। आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अगर उसके लिए आपको पैसे चाहिए तो वो आपको मिल सके। तो ये होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब गवर्नमेंट जो है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें क्या चीज़ एड कर सकती है? प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? ये स्मॉल कॉर्पोरेशंस होती है जिसमें लोग मिलकर एक कॉर्पोरेट बैंक की तरह फंक्शन करते हैं, आपस में सेविंग करते हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं और उठाते हैं। प्रोमोटिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ऑब्वियसली, राइट। छोटी इंडस्ट्रीज को अगर सपोर्ट करेंगे तो इट गिव्स फर्दर एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट, कि एक राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है कि एक लिमिटेड पीरियड तक हर बच्चे को फ्री एंड गुड एजुकेशन शुड बी गिवन। तो अगर लोगों के पास एजुकेशन है तो दे विल बी एबल टू
क्योंकि अब अगेन एक गरीब इंसान गांव में बैठा है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो उस पर किसी से भी वो कहीं पे भी अपना अंगूठा लगाने से पहले सोचेगा ना, बिकॉज ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। वहीं अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो ही विल अंडरस्टैंड कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इससे मेरा सिविल स्कोर खराब होगा एंड सो ऑन। तो अगर लोगों को राइट टू एजुकेशन मिलेगा, एक लिमिटेड गुड एक पीरियड तक उसको एजुकेट होने के लिए राइट मिलेगा, तो ऑब्वियसली ही विल बी मोर इंक्लूसिव in terms of finances. So all three of them are correct, so the answer would be D, 1, 2 and 3. So आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि all three of them, self help groups, supporting enterprises, micro, macro and medium, छोटी इंडस्ट्रीज, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, और implementing right to education की एक हर बच्चे को एक फिक्स उम्र तक 14-15 साल तक फ्री एजुकेशन, गुड एजुकेशन मिलना चाहिए, right? It will increase the literacy of that person and hence it will make them more inclusive. Next is chapter globalization. इसके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है the earlier name of WTO was. WTO का पुराना नाम क्या था? तो let's, अब इसमें तो ये दिए हुए शॉर्ट फॉर्म्स, तो इनके फुल फॉर्म्स देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड, हाँ सॉरी, United Nations Conference for Trade and Development. GATT, General Agreement on Trade and Tariff. UNIDO, यूनाइटेड नेशंस, इसका फुल फॉर्म क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, और OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनके फुल फॉर्म पहले आपको याद होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो WTO किसका नया वर्जन है? तो द आंसर इज दिस, यू कैन ओनली नो इफ यू नो द हिस्ट्री, विच इज GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके WTO बना था, विच अगेन वर्कड एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ए इंटर गवर्नमेंटल, मीन्स स्टेट, बहुत सारे देशों ने मिलकर इसको एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, जिसका कंसर्न है कि वो कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को, जो देशों के बीच में ट्रेड होता है, उसको रेगुलेट कर सके। एंड इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन 15 अप्रैल 1994. ओके, सो यू कैन पॉज एंड रीड दिस इंफॉर्मेशन. A closed economy is an economy in which, closed economy, money supply is fully controlled. देखो, मनी सप्लाई ज़्यादातर कंट्रीज में कंट्रोल्ड ही होता है, ठीक है? तो एक क्लोज या ओपन इकोनॉमी का नहीं है, दोनों इकोनॉमी में ज़्यादातर मनी सप्लाई काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो कई हद तक मनी सप्लाई को संभाला जाता है, क्योंकि इसीलिए तो गवर्नमेंट, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स इशू कर देती है, कम हो रहा है तो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देती है, सो दैट मनी सप्लाई के कंट्रोल तो नहीं किया जाता 100%, बट कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इसको संभाल एक रेंज में रखने की कोशिश ज़रूर की जाती है। तो मनी सप्लाई अगर फुली कंट्रोल है तो इट्स नॉट कॉल्ड अ क्लोज्ड इकोनॉमी। डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग इज जब किसी सरकार की खर्चा उसकी कमाई से ज़्यादा हो, मतलब कि द अमाउंट ऑफ मनी अ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स द गवर्नमेंट रिसीव्स, उसको जितना टैक्स में पैसा मिल रहा है और जितना उसका खर्चा है गवर्नमेंट को चलाने का, वो अगर खर्चा ज़्यादा हो, टैक्स कम हो, तो उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में तो यूएस भी है, तो इट कैन नॉट बी अ यूएस इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट? सो दैट्स रॉन्ग। ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस। सो
नो, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट। तो अगर कोई एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है और इम्पोर्ट भी नहीं आ रहा है, कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है, मीन्स व्हाट कि एक ऐसी कंट्री जिसके सारे लोगों को, उस देश के सारे लोगों को बाहर से लाई हुई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और बाहर किसी चीज़ को बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसे एक क्लोज इकोनॉमी बोला जाता है, जो कि अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग है। ऑल्दो आज के समय में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है इस देश में जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, मे बी लाइक ट्राइबल आइलैंड्स समवेयर इन Indian Ocean, but other than that there is no such economy which is completely closed. But अगर एक आप इकोनॉमी को closed डिफाइन करना चाहोगे तो वो ये रहेगी, जिसमें ना एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है। ठीक है, यू कैन पॉज एंड रीड अबाउट इट, क्योंकि क्रूड ऑयल और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर एक कंट्री को ज़रूरत होती है चलने के लिए, और वो हर जगह नहीं मिलता है, तो इसलिए इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी इकोनॉमी टू बी 100% क्लोज्ड। अ ग्रेट डील ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कोई बाहर अपने देश से बाहर का इंसान जब इन्वेस्टमेंट करता है कंट्री में, उसको एफडीआई बोलते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ एफडीआई टू इंडिया कम्स फ्रॉम मॉरिशस, देन फ्रॉम मेनी मेजर एंड मेच्योर इकोनॉमीज लाइक यूके एंड फ्रांस। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई मॉरिशस से आता है, बजाय के बड़ी और मेच्योर इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल यूके और फ्रांस की जो है उनसे ज़्यादा आता है। क्यों? पहला ऑप्शन है इंडिया हैज़ अ प्रेफरेंस फॉर सर्टन कंट्रीज एज रिगार्ड टू रिसीविंग एफडीआई। नो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा कहाँ से आ रहा है, हमें सब जगह से अच्छा लगता है। इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट विद मॉरिशस। येस, व्हाट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट? DTA। इट्स बेसिकली जब कोई भी कंट्री अपने आप में एक अग्रीमेंट करती है कि ऐसा अगर पैसा आपके पास आ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, फिर वही पैसा अगर हमारे पास आ रहा है तो उसके आपके यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, हमारे यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, राइट? तो एक काम करते हैं, हम दोनों अपनी एक एग्रीमेंट कर देते हैं कि इस तरीके से कि अगर कोई भी पैसा हम दोनों के पास आ रहा है और एक दूसरे के पास जा रहा है तो हम डबल टैक्स ना लगाएं। तो येस, मॉरिशस एंड इंडिया हैज़ दिस agreement. So yes, this is one of the reason why maybe Mauritius sends more FDI than UK or US. Most citizens of Mauritius have ethnic identity with India and feel secure to invest in India. Wrong. कोई भी एथनिसिटी देखकर इन्वेस्ट नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है विद द एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट पे करेगा, यानी आप और पैसा कमा सकते हो। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी जात, कलर, रंग, जेंडर क्या है, अगर आपसे वो पैसा कमा सकते हैं तो वो पैसा कमा लेंगे। इम्प्लीमेंटिंग डेंजर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज प्रॉम्प्ट मॉरिशस टू मेक अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वेल, येस एंड नो, मतलब हाँ, डेंजर है क्लाइमेट का। मॉरिशस और कई सारी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो है ना, दे हैव अ लिमिट, वो कुछ सालों बाद कंप्लीटली अंडर वाटर हो जाएगी। तो मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अदर एरियाज इन ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर सिटीजन्स कैन गो वंस एवरीथिंग गोज डाउन, राइट? क्योंकि उनका लैंड छोटा होते जा रहा है, उनके पास इतनी जगह नहीं है, तो वो करते हैं इन्वेस्ट, बट it's there, but it's not to India, or it's not that significant. So the correct answer would be this double tax avoidance agreement. Okay, तो इससे क्या होता है कि जो मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट होता है वो बहता बहता इंडिया में भी आता है, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है वो बहता बहता मॉरिशस भी जाता है। उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है कि डबल टाइम्स टैक्सेशन ना हो, ताकि इन्वेस्टमेंट ईजिली फ्लो कर सके। आप पॉज करके यू कैन रीड दिस आंसर। क्वेश्चन 4, Which of the following would include foreign direct investment to India? अब उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, A1, 2, 3, 4, और वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने जाएंगे। सबसे पहले सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी होती है इंडिया में तो येस ऑफकोर्स हमारे पास कई सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं, MNCs हैं, जो आके अपनी फैक्ट्रीज या स्टेशंस इंडिया में खोलती हैं एंड दे इन्वेस्ट मनी। सो दिस इज येस। ओके, कोई भी कंपनी अगर आके यहाँ पे फैक्ट्री खोल रही है तो वो छोटे टाइम के लिए नहीं खोल रही होगी, लंबे समय के लिए खोल रही होगी। सो दैट इज कंसिडर्ड ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी। जब फॉरेनर, कोई फॉरेन का इंसान इंडिया की कंपनी में मेजर स्टॉक्स खरीद लेता है तो क्या उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा? येस, इफ इट्स होल्डिंग मेजॉरिटी।
ठीक है. If small, maybe not, but if it's holding majority foreign equity, then yes. Companies exclusively financed by foreign companies. ऐसी कंपनीज इंडिया में जो पूरी तरीके से या आधे से ज़्यादा उनकी फाइनेंसिंग फॉरेन कंपनीज से आती है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एफपीआई. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज जब कई सारे कंपनीज में छोटा छोटा या बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऑन अ ग्रैंड लेवल with the expectation to earn money. However, portfolio investment के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि they are not for long time, they are for very short period of time. Portfolio investment is quick earning, कि आप कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करो और निकाल लो, ठीक है. और क्योंकि रिस्क होता है, जैसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी है, वैसे ही शॉर्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के में क्या होता है, नुकसान कम है तो अर्निंग भी कम है, पर नुकसान भी कम है, तो आप आपका पैसा डूबेगा कम. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट छोटे से होते हैं और वेरिड होते हैं. वेयरएज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है और बहुत लंबे समय के लिए लगा होता है, इसलिए दे हैव मोर रिस्क बट दे ऑल्सो हैव मोर आउटपुट. उसमें रिस्क ज़्यादा होती है लेकिन कमाई भी ज़्यादा होती है. तो इन सब में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहे जाएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एन एफडीआई. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, 1, 2 and 3. आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज डी. थैंक यू सो मच फॉर listening to my lecture. If you have any question related to any of these topics that we have covered today, आप मुझसे अगले क्लास 11th की जो सीरीज़ होगी उसमें पूछ सकते हैं, and I'll be more than happy to answer them. डोंट वरी कि क्लास चेंज हो गया है. कभी भी कोई भी सवाल आप किसी भी टॉपिक के अंदर पूछ सकते हो, और अगर वो सवाल एक्सप्लेन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सवाल सबके मन में आ सकता है और एक बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं बिल्कुल उसको किसी भी टॉपिक के पहले पढ़ा दूंगी. तो नो प्रॉब्लम, आस्क योर क्वेश्चंस as much as you want to. Thank you so much for listening. Happy learning. Bye.